दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की। एक विशाल नाम का लड़का होता है जिसकी शादी एक सुमन नाम की लड़की से 19 साल की उम्र में हो जाती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन 1-2 महीने बाद पति कहता है मुझे मुंबई जाना है। सुमन यह सुनकर रोने लगती है, लेकिन पति गरीब और मजबूर था। अंत में पत्नी को छोड़कर चला ही जाता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद मुंबई के खारघर इलाके में रहता है, जहाँ पर एक बंगले का पेंट पॉलिश का काम करता है। वह मुंबई से पुणे जाने वाले हाईवे पर थाफड़ी इलाके में स्थित होता है। वह बहुत सुनसान एरिया था। दोस्तों वहां जाने का मतलब यह था कि वहां से घंटा भर पैदल आने के लिए ही कोई चलता फिरता रास्ता मिलता था। वहां पर जो आदमी थे केवल उस बंगले पर 3 लोग ही रहते थे, जो 2 लोग भोजन बनाते थे और एक माली रहता था जो फूल बगीचे की रखवाली करता था। उस बगीचे की जो मालकिन थी वो एक डॉक्टर थी। उनके पास दवा की फैक्ट्री होती है जिसको चलाती है, और हफ्ते में संडे को 1 दिन की छुट्टी होती तो शनिवार को उस बंगले पर आती थी और संडे के शाम को वहां से चली जाती थी। वहां पर जो 4 लोग थे पैदल ही आते थे। उनको वहां पर नीचे आने में 1 घंटा लग जाता था। वहां का ठेकेदार जो होता है वही उन 4 लड़कों को पेंट पॉलिश कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर राशन पानी के साथ वहां पर पहुंचा देता है। बोलता है कि 2 महीने का काम है, तुम लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर खाना है, यहीं पर रहना है, पहाड़ के बंगले से नीचे आने की जरूरत नहीं है। लोग काम कर रहे थे, 15-20 दिन हुए होंगे काम करते हुए। एक दिन विशाल एक कमरे में अपने पेंट का डब्बा उठाने के लिए जाता है। उसी के बीच में छुपकर एक जहरीला सांप बैठा था जो कि उसके पैर में काट लेता है। दोस्तों जब उसको सांप काट लेता है चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाता है। सारे लोग आकर इकट्ठा होते हैं, डब्बा हटाते हैं तो उसमें से कोबरा निकलता है। उसको देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके काटने का मतलब था कि मौत होनी तय है। लेकिन वह सब मिलकर सांप को मार देते हैं। उसके बाद विशाल को देखते हैं कि अब क्या किया जाए, इसको कहां लेकर जाया जाए, कुछ किसी के समझ में नहीं आता। धीरे धीरे सांप ने जहां काटा वहां के जगह सूजन होने लगती है और उसका तबीयत खराब होने लगती है। वो जोर जोर से रोने लगता है। जो माली थे और जो लड़के थे उनसे मदद की गुहार लगाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मुझे किसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा दो। मेरे घर पर पत्नी है और उसका बच्चा होने वाला है, मेरे माँ बाप अकेले हैं, कोई मेरी मदद करो, चिल्लाता है। लेकिन उस पहाड़ में कोई सुनने वाला नहीं था। सभी परेशान थे, मजबूर थे, क्या करते, कैसे ले जाते। चलने में भी असमर्थ हो रहा था। वह समझ जाता है कि मेरी मौत निश्चित है। वो बैठ जाता है, अपने परिवार को याद करता है, रिश्तेदार को, अपनी पत्नी को याद करता है और माली से कहता है कि अब तो मेरी मौत तय है, मुझे एक सादा कागज दे दो, मुझे कुछ संदेश लिखना है अपने परिवार के नाम। वह जमीन पर बैठ जाता है और उस कागज पर कलम से लिखने लगता है कि मेरे पूजनीय माता पिता, आप लोगों को मेरा आखिरी नमस्कार। मैं आपका बेटा, मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। कुछ ही समय में मेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलाज मिलना मुश्किल है। हॉस्पिटल पहुँचने में 3 घंटे लग जाएंगे, जो रास्ते में मेरी मौत हो सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखना। और मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को अपना मृत शरीर भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पीछे लोग बोल रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि अगर मैं मर गया तो लोग मुझे यहीं कहीं पर जला देंगे। दोस्तों अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखता है कि मन तो मुझे मना कर रहा था, लेकिन मैं ही नहीं माना, मैं चला आया। मुझे सांप ने काट लिया है, बस कुछ ही समय में मर जाऊंगा। उसके बाद कहता है मैं सबसे बोला कि मैं जीना चाहता हूँ, सबसे हाथ जोड़ा, उनके पैर पड़ता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सुमन, किसी की कोई गलती नहीं है, कोई कर भी क्या सकता है। जो सांप था वो हमारा तुम्हारा किसी जन्म का दुश्मन है, इसीलिए अपनी दुश्मनी अदा की है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अफसोस इस बात की है, अगर ईश्वर को मुझे मारना ही था तो तुम्हारे सामने मारता, मैं अपना दम तुम्हारे पास तोड़ता। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, दर्द से मेरा नस नस फट रहा है। बस मैं इतना कहूंगा कि जो बच्चा होगा उसका ख्याल रखना, और तुम्हारी इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, तुम जिंदगी में आगे बढ़ना, किसी से शादी कर लेना और जब तक मेरे घर पर रहना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। मैं मरते मरते भगवान से यही दुआ करूंगा कि भगवान मुझे बेटा दे, ताकि वह अपने दादा दादी और तुम्हारा सहारा बने। दोस्तों उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। इधर सारे लोग परेशान थे, लेकिन विशाल लिखते लिखते वही मर जाता है। इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन दोस्तों सौभाग्य की बात तो ये थी
मैडम भी शनिवार को आती थी, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश मैडम की गाड़ी उस दिन आती हुई दिखाई देती है। जब ड्राइवर देखता है कि सारे लोग इकट्ठे हैं, रोजाना गेट बंद रहता था लेकिन आज खुला था। एक आदमी दौड़कर बोला, मैडम एक पेंटर है, उसको सांप ने काट लिया है, वह मरा पड़ा है। मैडम आती हैं, देखती हैं, उसकी नब्ज टटोलती हैं, सांसें चल रही थी। बोलती हैं, कौन से सांप ने काटा है? किसी ने बताया कोबरा था। तो मैडम अपनी गाड़ी से एक वैक्सीन का डिब्बा निकालती है जो सांप की दवा थी। उसमें से उसको एक इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद तुरंत गाड़ी में बिठाती है और ड्राइवर से कहती है कि इसको तुरंत मुंबई हॉस्पिटल लेकर चलो। उसके साथ और 2 लोग बैठ जाते हैं और मैडम भी बैठ जाती हैं। उसका नब्ज टटोल रही थी, अपने आले से चेक करती हैं तो उसकी सांसें चल रही थी, जिंदा था। गाड़ी को तेजी से हॉस्पिटल की ओर रवाना हुई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डॉक्टर थी जब भी अपने बंगले पर आती थी तो अक्सर उनको सांप दिखते थे, इसीलिए वो 3-4 तरह के जहरीले सांप की दवा बंगले के फ्रिज में रख दिया करती थी कि कभी न कभी ऐसा घटना हो सकता है कि कोई सांप किसी को काट सकता है। लेकिन दोस्तों भगवान का यह संयोग कहिए या चमत्कार, वह महिला डॉक्टर उसी वक्त पर आई जिस वक्त विशाल अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अब दोस्तों जो डॉक्टर थी उसका इलाज करते हुए मुंबई पहुंच जाती है। एक अस्पताल में एडमिट करती है। 2-3 दिन उसे आईसीयू में रखा जाता है और फिर जाकर उसकी स्थिति थोड़ी नॉर्मल होती है और वह बच जाता है। दोस्तों उसके बाद जो डॉक्टर थी उसका लेटर पढ़ती है। लेटर पढ़कर वह मैडम भी रोने लगती है। दोस्तों वह लड़का इतना दुख देने वाली बात लिखी थी कि कोई भी पढ़ता रो देता। और जब विशाल पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है तो उसको जो डॉक्टर थी इधर उधर करके कुछ पैसे का इंतजाम करके विशाल को पैसे देते हुए कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ और इस पैसों से घर पर कोई काम शुरू कर लेना, क्योंकि तुम अपने परिवार को छोड़कर आना नहीं चाहते थे। दोस्तों कुछ देर बाद मैडम विशाल के साथ 2 और आदमी को साथ में भेजकर उसके घर पहुंचाती हैं। लगभग 2-3 घंटों में पहुंच जाता है। उसके माँ बाप देखते हैं, रोने लगते हैं कि यह क्या हो गया विशाल को। लेकिन दोस्तों जो उसकी पत्नी थी वह देखती है, दौड़ते हुए आती है। जब लोगों से पता चलता है कि पति के साथ ये घटना हुआ, सुनते ही पागलों की तरह रोने भी लगने लगती है। तभी विशाल उसे चुप कराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, और धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसके बाद कभी मुंबई नहीं गया। दोनों पति पत्नी घर रहकर साथ में रहकर प्रेम से रहने लगे।